व्हेरी गुड मॉर्निंग. वन्स अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू. सर्वांचं परत एकदा स्वागत आहे. तर आतापर्यंत आपण लॉजिक चॅप्टर डिस्कस केलंय आणि एक्सरसाइज 1.3 पर्यंत सर्व पॉइंट्स पाहिलेत. आता 1.4 सम इम्पॉर्टंट रिझल्ट्स. तर हे जे रिझल्ट्स आहेत आणि काही 10 लॉज आपण पाहणार आहे. हे सर्व रिझल्ट्स अतिशय महत्त्वाचे आहेत. त्याच्यावरती डायरेक्ट क्वेश्चन सीईटी मध्ये विचारले जातात. तर हे सर्व फॉर्म्युले आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहेत व्यवस्थित. तर सम इम्पॉर्टंट रिझल्ट मध्ये बघा, हा पहिला रिझल्ट आपल्याला लक्षात ठेवायचा आहे. पी सिंगल इम्प्लिकेशन क्यू इज लॉजिकली इक्विव्हॅलंट टू. हे ट्रिपल इक्वल टू चा अर्थ होतो लॉजिकली इक्विव्हॅलंट. लॉजिकली इक्विव्हॅलंटचा अर्थ होतो की या दोघांचा ट्रुथ टेबल सारखाच येतो. ओके, इट इज लॉजिकली इक्विव्हॅलंट टू नॉट पी ऑर क्यू. ठीक आहे. तुम्ही इथं बघू शकता की पी सिंगल इम्प्लिकेशन क्यू चा चौथा कॉलम जो आहे तो आहे TF-TT आणि नॉट पी ऑर क्यू चा पण कॉलम आहे TF-TT. म्हणजे ते लॉजिकली इक्विव्हॅलंट आहेत. समजलं? फ्रॉम कॉलम 4 अँड 7. तसंच पी डबल इम्प्लिकेशन क्यू चा आन्सर येते या दोघांचा अँड. दोन इम्प्लिकेशन घेतले आपण, एक पी सिंगल इम्प्लिकेशन क्यू आणि दुसरा उलटा क्यू सिंगल इम्प्लिकेशन पी यांचा अँड जर घेतला आपण तर तो असतो डबल इम्प्लिकेशन. तर इथं दिलेला आहे बघा, डबल इम्प्लिकेशनचा हा 6th कॉलम आहे. तो आला TF-FT आणि पी सिंगल इम्प्लिकेशन क्यू अँड क्यू सिंगल इम्प्लिकेशन पी याचं पण आन्सर ट्रूथ टेबल मध्ये तेच भेटले TF-FT. तर कॉलम 6 आणि 8 वरून आपण असं म्हणू शकतो की हे दोन्ही लॉजिकली इक्विव्हॅलंट आहेत. पी डबल इम्प्लिकेशन क्यू इज लॉजिकली इक्विव्हॅलंट टू पी सिंगल इम्प्लिकेशन क्यू अँड क्यू सिंगल इम्प्लिकेशन पी. तर हे दोन्हीही फॉर्म्युले लक्षात ठेवायचे आहेत. ओके. नंतर तिसरा आणि चौथा फॉर्म्युला इथं आपल्याला दिलेला आहे. तो आहे ऍक्च्युली डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ. डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ म्हणजे हा जो ऑर आहे हा ब्रॅकेटच्या आत आपल्याला डिस्ट्रीब्यूट करायचा आहे. पी ऑर क्यू आणि पी ऑर आर असं येईल आणि दोघांच्या मध्ये हा अँड येईल. तसंच पी अँड क्यू आणि पी अँड आर हे येतील दोन ब्रॅकेट मध्ये आणि मध्ये हा जो ऑर आहे हा इथं लिहून काढला. समजलं? तर या ऑरला आपण डिस्ट्रीब्यूट केलंय पी ऑर क्यू अँड पी ऑर आर. इथं पी अँड क्यू ऑर पी अँड आर याला म्हणतात डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ. तर अशा पद्धतीने आपण डिस्ट्रीब्यूट करू शकतो. नंतर ह्याच्यानंतर टोटल 10 लॉ आहेत अल्जेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स त्याला आपण म्हणतो. हे जे 10 लॉज आहेत हे आपल्याला व्यवस्थितपणे लक्षात ठेवायचे आहे. ठीक आहे. तर याचं एक्सप्लेनेशन बघा. प्रत्येक लॉ डिस्कस करताना हे जे लॉज आहे त्याच्यामध्ये ट्रूथ ट्रूथ व्हॅल्यूज तुम्ही टाकून बघू शकता. जसं मी इथं पहिला लॉ आहे आयडेम्पोटेंट लॉ. याच्यामध्ये पी आणि पी दोनही सेमच इनपुट आहेत, त्यांच्यामध्ये अँड घेतलाय तर त्याचा आन्सर नेहमी पीच येते. किंवा पी ऑर पी त्याचा पण आन्सर पीच येते. याचा अर्थ काय होतो बघा, जर मी का या पीच्या जागी ट्रू घेतलं तर टी अँड टी आन्सर टी येते आणि पीच्या जागी जर मी एफ घेतला तर एफ अँड एफचा आन्सर एफच येते. समजलं? म्हणजे जो पी ची ट्रूथ व्हॅल्यू घेणार आपण तीच व्हॅल्यू भेटते, म्हणून इथं आन्सर आलं पी. ऑर मध्ये पण तसंच, दोन्ही ट्रू असले तर ट्रू, दोन्ही फॉल्स असले तर फॉल्स, म्हणून मग आपण लिहितो इथं आन्सर पी ऑर पी इज इक्वल टू पी ओनली. समजलं? आणि आयडेम्पोटेंट लॉ हे नाव कशावरनं ठरवलं गेलं, हे दोन्ही सारखे सारखे इनपुट आहेत, आयडेंटिकल इनपुट, म्हणून त्याला म्हटलंय आयडेम्पोटेंट लॉ. नंतर दुसरा लॉ आहे कॉम्युटेटिव्ह लॉ. कॉम्युटेटिव्ह लॉ म्हणजे सिक्वेन्स चेंज करा. पी अँड क्यू ला क्यू अँड पी लिहू शकतो आणि पी ऑर क्यू ला क्यू ऑर पी लिहू शकतो. तर तुम्ही टी अँड एफ घ्या किंवा एफ अँड टी घ्या, दोघांचे आन्सर एफच भेटते. सिक्वेन्स चेंज केला तर आन्सर बदलत नाही अँड आणि ऑर मध्ये. थर्ड लॉ आहे असोसिएटिव्ह लॉ. असोसिएटिव्ह लॉ मध्ये आपण ब्रॅकेट चेंज करतो दोघांच्या. या इथं 3 लेटर्स आहेत पी क्यू आर, मध्ये अँड आहे आणि इथं क्यू अँड आर ला ब्रॅकेट केलाय. हा ब्रॅकेट आपण पी अँड क्यू ला पण आधी देऊ शकतो. याचा अर्थ काय होतो
की आधी ब्रॅकेट याला दिलाय म्हणून क्यू अँड आर सॉल्व्ह करणार आणि त्याचा अँड आपण पी सोबत घेणार, असं करू शकतो. किंवा आपण आधी पी अँड क्यू घेतला आणि नंतर त्याचा अँड आर सोबत घेतला तर आन्सर बदलणार नाही. दोन्ही लॉजिकली इक्विव्हॅलंट येतील, अँड साठी पण आणि ऑर साठी पण. म्हणून असोसिएटिव्ह लॉला मी असं लिहून देतो नेहमी, चेंज द पोझिशन ऑफ ब्रॅकेट. चेंज द पोझिशन ऑफ ब्रॅकेट्स. ब्रॅकेट आपण मागे पुढे घेऊ शकतो. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ. आताच पाहिला आपण. अँड ला ऑर वरती डिस्ट्रीब्यूट करू शकतो. पी अँड क्यू ऑर पी अँड आर, पी ऑर क्यू अँड पी ऑर आर. ऑर ला पण अँड वरती डिस्ट्रीब्यूट करू शकतो. नंतर आहे डी मॉर्गन्स लॉ. हे निगेशन ऑलरेडी आपण पाहिलेले आहेत. निगेशन पी अँड क्यू येतो, नॉट पी ऑर नॉट क्यू. निगेशन दोघांनाही द्यायचं आणि मध्ये अँडच्या ऐवजी ऑर लिहायचा. तसंच निगेशन पी ऑर क्यू जो आहे त्याचा आन्सर येईल निगेशन पी अँड निगेशन क्यू. निगेशन दोघांनाही द्यायचं आणि ऑरचा अँड करायचा. आयडेंटिटी लॉ. आयडेंटिटी लॉ आपण लहानपणी शिकलेला आहे बघा, की 0 ऍड केला 5 मध्ये तर आपल्याला आन्सर 5च भेटते, किंवा 1 नी मल्टिप्लाय केला कुठल्याही नंबरला तर तोच नंबर आन्सर भेटतो. तर आयडेंटिटी म्हणजे सेम. 5 होता लेफ्टला, आन्सर 5च भेटला 0 ऍड केल्यानंतर. नंतर 5 होता लेफ्टला, 1 नी मल्टिप्लाय केल्यानंतर आन्सर 5च भेटला. आयडेंटिटी म्हणजे सेम आउटपुट भेटलं मला. इनपुट पण 5 होता, आउटपुट पण 5च भेटला. तसंच इथं पण जेव्हा आपण एफ सोबत ऑर घेतो पी चा, तर आन्सर नेहमी पीच भेटते. आणि टी सोबत जेव्हा ऑर घेतो आपण तेव्हा नेहमी आन्सर ट्रू भेटते. तसंच अँड मध्ये पण आपण जर पी चा अँड ट्रू सोबत घेतलं तर आन्सर पी भेटते आणि एफ सोबत अँड घेतलं तर एफ हे नेहमी आन्सर भेटते. ठीक आहे. तर इथं इनपुट पी हा पीच राहिला आणि इथे टी चा टीच राहिला. याला म्हणतात आयडेंटिटी लॉ. आणि तसं आपण ऑलरेडी पाहिलेलं आहे की एफ म्हणजे 0, ट्रू ला 1 लिहू शकतो, ऑर म्हणजे ऍडिशन आणि अँड म्हणजे मल्टिप्लिकेशन. तर पी ऑर म्हणजे ऍडिशन, एफ म्हणजे 0. पी मध्ये 0 ऍड केला तर 0च आन्सर येते. ओके. So in the identity law, as I said, p plus 0 we will get answer as p. 0 मतलब f. तो ये याद रखने के लिए ये बॉक्स में लिख के दिया है कि और मतलब एडिशन, एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन. ट्रू के जगह 1 डाल के देखो, एफ के जगह 0 डाल के देखो. तो 5 plus 0 5, 5 into 1 5. ये आइडेंटिटी लॉ है चारों. उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लॉ. कॉम्प्लीमेंट मतलब अपोजिट. पी एंड निगेशन पी, इन दोनों का और ये हमेशा ट्रू आता है, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि और का ट्रूथ टेबल कैसा है. और के ट्रूथ टेबल में दोनों फॉल्स है तभी फॉल्स आता है, नहीं तो हमेशा आंसर ट्रू आता है. तो इसीलिए यहाँ पे टी और एफ टी आएगा, एफ और टी टी आएगा. और पी एंड निगेशन पी, इसमें एक तो एफ जरूर रहेगा, तो एक भी एफ है तो आंसर हमेशा फॉल्स आता है एंड में. ये याद रखना है. ये दोनों कॉम्प्लीमेंट लॉ. 8th लॉ एब्जॉर्प्शन लॉ. इस लॉ को एब्जॉर्प्शन लॉ इसलिए बोला क्योंकि ये जो पी है बाहर वाला, ये पूरे ब्रैकेट को खा जाता है, एब्जॉर्ब कर लेता है. पी और पी एंड क्यू, उसका आंसर आता है पी. ये आप चेक कर सकते हैं, ट्रूथ वैल्यू डाल के देखो, हमेशा जो पी का ट्रूथ वैल्यू है वही आंसर आता है. ये वैसे ही पी एंड पी और क्यू इज इक्वल टू पी, याद रखना है इसको. देन कंडीशनल लॉ. पी सिंगल इम्प्लीकेशन क्यू इज इक्वल टू नॉट पी और क्यू. ये ऑलरेडी हमने ऊपर पहले ही देखा है. इसका ट्रूथ टेबल दोनों का सेम आता है. और पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू मतलब बाय कंडीशनल लॉ है. ये दोनों इम्प्लीकेशन का एंड ले लो. पी सिंगल इम्प्लीकेशन क्यू एंड क्यू सिंगल इम्प्लीकेशन पी. ओके. और पी सिंगल इम्प्लीकेशन पी क्यू को हम नॉट पी और क्यू लिख सकते हैं, और क्यू सिंगल इम्प्लीकेशन पी को नॉट क्यू और पी लिख सकते हैं, और बीच में एंड एज इट इज. तो ये दूसरा फॉर्मूला बाय कंडीशनल लॉ में डबल इम्प्लीकेशन का. तो ये 10 लॉज है. इन 10 लॉज को
अच्छे से याद रखना है। इनका यूज हमें बहुत सारे क्वेश्चन सीईटी के सॉल्व करने में होने वाला है। ओके, सिंप्लीफिकेशन करना आपको आना चाहिए। अभी इसके बाद अगला पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट्स। फिलहाल ये वाला पार्ट कोविड-19 के कारण डिलीट हुआ था। तो बस अभी हम क्या करेंगे, हमने जो भी डिस्कशन लिया है we will now take some questions from previous year महाराष्ट्र सीईटी। पिछले साल महाराष्ट्र सीईटी में 2020 में जो लॉजिक के क्वेश्चन पूछे गए थे उनका अभी डिस्कशन लेने वाले हैं। तो देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2020 महाराष्ट्र सीईटी में पूछे गए क्वेश्चंस कुछ देखते हैं ताकि हमारा थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो जाए। पहला क्वेश्चन, निगेशन ऑफ, इसका निगेशन पूछा गया। देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू a such that x plus 5 greater than 8। अभी आपको मैंने बोला था कि इसका अगर हमें निगेशन लिखना है, निगेशन, तो स्ट्रेट हम क्या करेंगे, देयर एग्जिस्ट का फॉर ऑल करेंगे, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a सच दैट ये जो कंडीशन दिया है उसका निगेशन करना है। देयर एग्जिस्ट को फॉर ऑल और जो कंडीशन दिया है उसका निगेशन करो। x प्लस 5 ग्रेटर देन के जगह लेस देन इक्वल टू 8। ओके, और ये दिया हुआ है हमें ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इजीली आंसर मिल जाएगा। ये निगेशन का रूल याद रखना है। देयर एग्जिस्ट का हम फॉर ऑल करते हैं और जो स्टेटमेंट है उसका निगेशन करते हैं। और अगर फॉर ऑल है पहले से तो उसका देयर एग्जिस्ट करते हैं और स्टेटमेंट का निगेशन करते हैं। तो ये दोनों रूल याद रखो। ओके, निगेशन के दोनों रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपका थोड़ा टाइम जा सकता है तो थोड़ा शॉर्टकट में इसमें पढ़ाऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। अभी आपको ये 3 डेफिनेशन मैंने पढ़ाए हैं। टोटोलॉजी मतलब जिसमें सारे ट्रू वैल्यू आते हैं, टोटोलॉजी। उसके बाद कॉन्ट्राडिक्शन जिसमें सारे फॉल्स आते हैं ट्रूथ टेबल में। और तीसरा कंटिंजेंसी। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें S1, S2, S3 और S4 ऐसे 4 स्टेटमेंट पैटर्न दिए हैं। और इसमें ये जो चारों स्टेटमेंट पैटर्न्स हैं, इसमें से कौन सा कॉन्ट्राडिक्शन है ये पूछा गया। देखो, P सिंगल इम्प्लीकेशन Q एंड P एंड नॉट Q। उसके बाद P एंड P सिंगल इम्प्लीकेशन Q, सिंगल इम्प्लीकेशन Q। ओके, उसके बाद अगला स्टेटमेंट है S3 इज इक्वल टू P और Q, सिंगल इम्प्लीकेशन निगेशन P। और अगला है P एंड P सिंगल इम्प्लीकेशन Q, डबल इम्प्लीकेशन Q। ये 4 स्टेटमेंट पैटर्न दिए हैं, इसमें से कौन सा कॉन्ट्राडिक्शन आता है वो हमें देखना है। ऑफ कोर्स इन सब में इम्प्लीकेशन है, निगेशन P, निगेशन Q एक्सेट्रा, ये सारे हैं। तो आप इसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ करके देख सकते हो। ठीक है, ट्रूथ टेबल ड्रॉ करके भी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इसमें एक शॉर्टकट आप ऐसा ट्राई करने का कि P के जगह ट्रू और Q के जगह ट्रू ये दोनों डाल के देखो ओरली। और फिर P के जगह ये जो 4 हम करते हैं ट्रूथ टेबल में, T, T, F, F, Q के जगह F डाल के देखो और फटाफट आंसर निकाल के देखो। फॉल्स अगर आता है तो हम बोलेंगे चारों वैल्यू के लिए अगर फॉल्स आता है T, T, F, F और Q लेते हैं हम T, F, ये चारों
पॉसिबल कॉम्बिनेशन आप फटाफट ओरली डाल के देखो। तो पहला कॉम्बिनेशन मैंने S1 में डाल के देखा, ये ट्रू ट्रू और ये ट्रू एंड एफ एफ आएगा और इसका आंसर एफ आएगा। दूसरे कॉम्बिनेशन के लिए टी डाला और यहाँ पे ट्रू ट्रू आएगा, तो पी सिंगल इम्प्लीकेशन क्यू टी एफ का एफ आएगा, ये तो इसका एफ ही आ रहा है इस कॉम्बिनेशन के लिए। फिर इस कॉम्बिनेशन एफ टी के लिए एफ टी के लिए ट्रू आएगा और ये फॉल्स ही आएगा। चौथा कॉम्बिनेशन फॉल्स फॉल्स, तो इसके लिए भी ये फॉल्स आएगा। तो इसका मतलब ये चारों के लिए फॉल्स आ रहा है, मतलब यस वन ही कॉन्ट्रेडिक्शन है। देखो मैंने कितने फास्ट सॉल्व किया। ट्रुथ टेबल हमें पता ही है, तो मैंने क्या किया, ये चारों कॉम्बिनेशन ओरली सब्स्टिट्यूट किए। ट्रुथ टेबल लिखने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये चारों कॉम्बिनेशन आपको सब्स्टिट्यूट करके देखने हैं। पहला कॉम्बिनेशन पी और क्यू दोनों को ट्रू ट्रू डाल के देखो, तो यहाँ उसका आंसर फॉल्स आ रहा है। फिर टी एफ डाल के देखो, ऐसे करना है, ठीक है। नहीं तो आप ट्रुथ टेबल ड्रॉ करते बैठेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, उसको लिखने में टाइम जाएगा। अगर आप फास्ट लिख सकते हैं तो बहुत अच्छा। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमें दिया है ए बी सी डी, S4, S1, S2, S3। तो S1 हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये हमारा आंसर है क्योंकि पहला स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्शन है। सारे फॉल्स आते हैं इन चारों कॉम्बिनेशन के लिए। ऐसे ओरली सॉल्व करो ताकि टाइम बचे। महाराष्ट्र सीईटी में आपको टाइम बचाना है जितना पॉसिबल हो सके। ठीक है। नेक्स्ट, अभी ये वाला एक स्टेटमेंट पैटर्न दिया है। द स्टेटमेंट पैटर्न पी और क्यू एंड negation p square bracket and negation q is option A contradiction, option B equivalent to p and q, option C a contingency, and option D tautology। तो हमें इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, तुरंत ये पी क्यू जो है टी टी एफ एफ और टी एफ टी एफ ओरली डाल के देखता हूँ, ये चारों कॉम्बिनेशन। तो देखो अभी दोनों ट्रू अगर डाले हमने तो पी और क्यू ट्रू आएगा एंड निगेशन पी एफ आएगा, तो ये एफ आएगा। एफ एंड निगेशन क्यू मतलब ये ट्रू फॉल्स आएगा, तो एफ एंड एफ एफ आएगा। तो इस कॉम्बिनेशन के लिए आंसर फॉल्स आया। फिर टी एफ डालो, पी के जगह टी और क्यू के जगह एफ डालो, तो ये ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स का फॉल्स आएगा। एंड निगेशन क्यू मतलब ट्रू, ये भी फॉल्स ही आएगा। बाद में एफ टी, पी के जगह एफ डालो, टी के क्यू के जगह टी डालो, तो एफ और टी वो ट्रू आएगा। एंड एफ का ट्रू हो जाएगा, तो ट्री ट्रू एंड ट्रू ट्रू आएगा। और निगेशन क्यू मतलब ट्रू का फॉल्स, तो ये भी फॉल्स आ रहा है। और दोनों फॉल्स डालो अभी, तो दोनों फॉल्स डालेंगे तो ये एफ एंड टी एफ आएगा एंड टी एफ आएगा। तो चारों कॉम्बिनेशन के लिए आंसर एफ मिला, इसका मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन है। समझे कितना आसान है? आपको ट्रुथ वैल्यूज डाल के देखना है, चारों कॉम्बिनेशन पूरा सॉल्व करो। फिर उसका आंसर अगर एफ आता है तो हम बोलेंगे कॉन्ट्रडिक्शन। हर बार ट्रू आता होगा तो टोटोलॉजी, अगर कुछ बार ट्रू आया कुछ बार फॉल्स आया तो कॉन्टिजेंसी। अगर इस केस में आंसर हमारा ऐसा आ जाता टी एफ एफ एफ, तो इस केस में हम कॉन्टिजेंसी बोल सकते थे या फिर इक्विवेलेंट टू पी एंड क्यू बोल सकते थे, क्योंकि पी एंड क्यू में टी टी का टी आता है और बाकी सारे एफ आते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट. So like this you can solve as many questions as possible. अभी चौथा क्वेश्चन, which of the following is tautology? Which is tautology? नीचे दिए गए स्टेटमेंट में टोटोलॉजी कौन सा है? हमें दिया है S1, S2, S3, S4, 4 स्टेटमेंट पैटर्न दिए हैं. टोटोलॉजी कौन सा है पूछा गया. निगेशन P, सिंगल इम्प्लीकेशन Q, डबल इम्प्लीकेशन P, नॉट P और नॉट Q, P single implication Q and Q single implication P, Q single implication P और not P डबल implication Q. अभी ये देख के ही मुझे समझ में आ रहा है ये S2 not P और not Q है, मतलब निगेशन ऑफ P एंड Q है वो. ओके. और एंड के टेबल में आपको पता है कि ये चारों आते हैं TF, FF और उसका निगेशन आएगा FT, TT. तो ये जो है ये कंटिंजेंसी है, ये टोटोलॉजी नहीं है. ये जो है तीसरा स्टेटमेंट, इसका आंसर आता है P डबल इम्प्लीकेशन Q. तो इसका आंसर आपको पता है TF, FT आता है लास्ट डबल इम्प्लीकेशन के लास्ट कॉलम में. तो ये भी टोटोलॉजी नहीं है, सारे ट्रू नहीं आते. इतना तो क्लियर हो गया, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले हमें पहले से ही पता है. ये डी मॉर्गन्स लॉ था S2 स्टेटमेंट, और S3 स्टेटमेंट जो है वो बाय कंडीशनल लॉ. ओके. तो ये दोनों कट हो गए. अभी S1 और S4 में से एक कोई. तो अभी हम क्या करेंगे, P और Q के ये चारों पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेके देखेंगे फटाफट. ओके. तो अभी आंसर क्या आता है चेक करो, ट्रू आता है फॉल्स आता है. P Q दोनों ट्रू डाल के देखो. पहले S1 में दोनों ट्रू डाल के देखा तो ये आएगा F सिंगल इम्प्लीकेशन, कुछ भी हो अभी ये ट्रू ही आएगा. बाद में ये फॉल्स, ये फिर से ट्रू आएगा क्योंकि सिंगल इम्प्लीकेशन में TF का ही F आता है. उसके बाद F डाला तो ये T होगा, और Q के जगह ये अलग अलग है, TF, FT अलग अलग है, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा. तो इस केस में फॉल्स आएगा, और मतलब ये टोटोलॉजी नहीं है, छोड़ दो इसको. अभी S4, ये S1 के लिए हमने देखा कि ये एक F मिला यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है. बस इसका मतलब S4 ही हमारा टोटोलॉजी का आंसर आएगा. अभी ढूंढने का जरूरत ही नहीं है, बाकी 3 नहीं है, मतलब चौथा है. ओके. सो द आंसर इज S4. इज दिस क्लियर? तो इस तरीके से आपको एज शॉर्ट एज पॉसिबल कम से कम टाइम में सॉल्व करना जरूरी है. ओके. तो बचा हुआ प्रैक्टिस अभी आप कर लो, और कोई डाउट आता है तो संडे को पूछ लेना. चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय, सी यू. अभी हमने ये लॉजिक चैप्टर भी कंप्लीट कर दिया. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस. ठीक है. सीक्वेंस में हम पार्ट 1 अभी ले रहे हैं, और पार्ट 2 में हमने ऑलरेडी सारे चैप्टर कवर किए, आखिरी के 2 छोड़ के, प्रोबेबिलिटी और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ के अब तक पूरा कवर हो चुका है.